हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल आसू ट्यूटोरियल्स में। आज हिंदी का टॉपिक छंद पढ़ने चलते हैं। छंद पढ़ने चलते हैं। सबसे पहले छंद किसे कहते हैं? किसी भी कविता को सरलतम रूप से व्यक्त करना, किसी भी कविता को सरलतम रूप से व्यक्त करना छंद कहलाता है। अर्थात या किसी वाक्य को उसके वर्ण, उसके मात्रा, उसके क्रमांक या उसके विराम के रूप से अरेंजमेंट करना और व्यक्त करना क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। फिर से बता देता हूँ, किसी भी कविता को सरलतम रूप से व्यक्त करना क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। या किसी भी वाक्य को उसके वर्ण, क्रमांक, विराम, लघु या गुरु के रूप में अरेंज करना क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। या भी बोल सकते हैं कविता को सरलतम रूप से व्यक्त करना। कविता को बोलने का तरीका क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। कविता को बोलने का तरीका क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। छंद के प्रवक्ता पिंगल ऋषि को माना जाता है। छंद के प्रवक्ता पिंगल ऋषि को माना जाता है ना। छंद के जो प्रवक्ता है, हम छंद के जो मुखिया बोल सकते हैं या प्रवक्ता बोलते हैं, उसको पिंगल ऋषि को माना जाता है। इसलिए छंद को क्या बोलते हैं? पिंगल भी बोलते हैं। छंद को क्या बोलते हैं? पिंगल बोलते हैं। और पिंगल से बना जो शास्त्र क्या कहलाएगा? पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। पिंगल शास्त्र, छंद को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं क्या बताया कि छंद के जो प्रवक्ता है वो पिंगल ऋषि को माना जाता है। छंद के जो प्रवक्ता है वो पिंगल ऋषि को माना जाता है। इसलिए छंद को पिंगल भी कहा जाता है या पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। पिंगल शास्त्र कहा जाता है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में छंद का वर्णन मिला है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में छंद का वर्णन मिला है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में छंद का वर्णन मिला है। छंद का अगर वर्गीकरण करते हैं तो छंद को दो वर्गीकरण में बांट सकते हैं या तीन वर्गीकरण या अपने हिसाब से बांट सकते हैं। तो सबसे पहले होता है छंद का वर्गीकरण किया जाता है, वाणिक छंद होता है और दूसरा होता है मात्रिक छंद। ठीक है भाई, तो छंद का वर्गीकरण किया है तो छंद को दो बार वर्गीकरण किया है। एक वाणिक छंद में होता है, एक मात्रिक छंद क्या होता है? वर्णों के आधार पर उसे अरेंजमेंट करना क्या कहलाएगा? वाणिक छंद कहलाएगा। और मात्राओं के आधार पर अरेंजमेंट करना किसी भी कविता को मात्रिक छंद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मात्रिक छंद कहलाएगा। ठीक, तो देखेंगे वाणिक छंद और मात्रिक छंद क्या होते हैं। अभी छंद के अंग देख लेते हैं। छंद के अंग, छंद के 7 अंग होते हैं फ्रेंड्स। छंद के कितने अंग होते हैं? तो छंद के 7 अंग होते हैं। पहला होता है वर्ण, दूसरा होता है मात्रा, तीसरा होता है गति, चौथा होता है यति, पांचवा होता है चरण, छठवां होता है गण। ठीक है, पहला क्या बताया? पहला बताया वर्ण, मात्रा, गति, यति, चरण, गण और सातवां होता है तुक। तो छंद के अंग कितने होते हैं फ्रेंड्स? छंद के 7 अंग होते हैं। वर्ण, मात्रा, गति, यति, चरण, गण और तुक। ठीक है, तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। किसी कविता में क्या उपस्थित होता है? भाषा की छोटी इकाई, हाँ, वर्ण उपस्थित होता है। मतलब भाषा या ध्वनि की छोटी इकाई को क्या बोला जाता है? वर्ण कहा जाता है। जिसमें क्या होता है, जैसे कि स्वर, व्यंजन हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, वो हो गया। मात्रा किसे कहते हैं? किसी भी कविता में 2 मात्राएं होती है। एक बड़ी मात्रा होगी और एक छोटी मात्रा होगी। एक बड़ी मात्रा होगी फ्रेंड्स और एक छोटी मात्रा होगी। बड़ी मात्रा को हमेशा एक गिनेंगे और बड़ी मात्रा को हमेशा 2 गिनेंगे और छोटी मात्रा को हमेशा 1 गिनेंगे। बड़ी मात्रा को क्या बोलेंगे? 2 गिनेंगे फ्रेंड्स, और 2 गिनेंगे और छोटी मात्रा को 1 गिनेंगे। या इसको क्या बोला जाता है? लघु और गुरु। लघु मतलब क्या होता है? जितनी भी छोटी मात्राएं हो जाएगी, जैसे ई, छोटा ऊ,
या छोटा ऊ, ये क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा, जिसको एक गिनेंगे फ्रेंड। गुरु में क्या हो गया, जिसको दो गिनेंगे, ये हो गया बड़ी मात्रा, या बड़ा ऊ क्या हो जाएगा, दो गिनेंगे फ्रेंड इसको, और इसको क्या करेंगे, एक गिनेंगे। तो मात्रा किसे कहते हैं, किसी भी कविता में लघु या गुरु के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। तीसरा देखते हैं गति। गति मतलब क्या होता है, किसी भी कविता को उच्चारण करते समय, किसी भी कविता को उच्चारण करना है तो उसमें लगा समय है, उच्चारण के दौरान जो लगा समय क्या कहलाता है, गति कहलाता है। उच्चारण के समय लगा समय जो क्या कहलाता है, गति कहलाता है। जैसे कि श्री गुरुचरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रगमल भीमल जसु जोधारक फलचारी, तो इसमें जो लगा जो समय होगा वो क्या कहलाएगा, गति कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, गति कहलाएगा। आगे देखते हैं यति। यति का शाब्दिक अर्थ होता है विराम। जैसे कि श्री गुरुचरण सरोज रज, विराम लगा दिया, निज मन मुकुर सुधारी, ठीक। तो श्री गुरुचरण सरोज रज, जो चरण में विराम लगाया तो ये क्या कहलाता है ना, यति कहलाता है, या इसको क्या बोलते हैं, विराम बोलते हैं। यति या क्या बोलते हैं, विराम बोलते हैं, यति या विराम बोलते हैं। आगे देखते हैं चरण। किसी भी कविता में, हिंदी की कविता में 4 चरण होते हैं। जैसे कि श्री गुरुचरण सरोज रज, ये प्रथम चरण, निज मन मुकुर सुधारी, ये द्वितीय चरण, बरनौ रगमल भीमल जसु, ये तृतीय चरण, जो धारक फलचारी, ये क्या होगा, चतुर्थ चरण। हम मतलब क्या होता है, जैसे कि श्री गुरुचरण सरोज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रगमल भीमल जसु, जो धारक फलचारी, जो धारक फलचारी, ये पहला चरण हो जाएगा फ्रेंड्स, ये दूसरा चरण हो जाएगा फ्रेंड्स, ये तीसरा चरण हो जाएगा, ये चौथा चरण हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, चरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चरण बोलते हैं। गण किसे कहते हैं, वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कविता लेते हैं, पवन तरे संकट हरण, पवन, तो पवन क्या कहलाएगा, गण कहलाएगा। पवन क्या कहलाएगा, गण कहलाएगा। जैसे कि पवन तरे संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय प्रसून सुरदूप, तो जैसे पवन, ये क्या कहलाएगा, गण कहलाएगा। अर्थात वर्णों का जो समूह को, वर्णों के समूह को क्या बोलेंगे, गण बोलेंगे। वर्णों के समूह को क्या बोलेंगे, गण बोलते हैं। अब देखते हैं तुक। तुक का शाब्दिक अर्थ होता है चरण का समान होना। जैसे कि श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, लास्ट का दूसरा चरण का लास्ट वर्ड देखो, री आ रहा है, बरनौ रगमल भीमल जसु, जो धारक फलचारी, री आ रहा है। मतलब दोनों का देखो, दूसरा चरण और चौथा चरण के जो लास्ट वर्ण है, दूसरा चरण और चौथा चरण के जो लास्ट वर्ण है वो री आ रहा है, मतलब समान आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, तुक बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, तुक बोलेंगे। समझ में आ गया फ्रेंड। वर्ण, मात्रा, गति, यति, चरण, गण या तुक, ये सभी से अरेंजमेंट करना, ये किसी भी कविता को ये सभी से अरेंजमेंट करना ही क्या कहलाएगा, छंद कहलाता है। इसे सभी से अरेंजमेंट करना ही क्या कहलाता है, छंद कहलाता जाता है। अर्थात वर्ण, मात्रा, गति, यति, चरण, वर्ण, मात्रा, गति, यति, चरण, गण या तुक, ये सभी से किसी वाक्य को सजाना या किसी वाक्य को अरेंजमेंट करना क्या कहलाता है, छंद कहलाता है। वो क्या कहते हैं, हम लोग छंद कहते हैं। क्यों हम लोग क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यही है, यही बताता है कि कैसे अरेंज करना किसी को, छंद को, मतलब किसी भी वाक्य को या कविता को कैसे प्रेजेंट करना क्या कहलाता है, छंद कहलाता है। मैं छंद का वर्गीकरण बताया था, तो छंद का 2 वर्गीकरण होता है, एक वार्णिक छंद होता है और एक मात्रिक छंद होता है। वार्णिक छंद किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, दिए गए जो कविता होता है फ्रेंड्स, दिया गया जो कविता होता है उसमें वर्णों को क्या करते हैं, गिनते हैं। दिए गए कविता में क्या होता है, वर्णों को गिनते हैं और उसका जो लघु होगा और दीर्घ होता है, लघु और गुरु, लघु और जो गुरु होता है वो उनकी की संख्या क्या होती है, समान होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, वार्णिक छंद कहते हैं। उसका क्या बोलते हैं, वार्णिक छंद कहते हैं। जैसे कि सेवैया होता है, कविता होता है, ये सब क्या हो जाएगा, वार्णिक छंद कहलाएगा। ठीक है ना, मतलब क्या होगा, लघु और गुरु की जो संख्या क्या होगी, बराबर होगी। लघु और गुरु की जो संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो ऐसे छंद को क्या बोलेंगे, वार्णिक छंद कह देंगे। ऐसे छंदों को क्या बोलेंगे, वार्णिक छंद कहते हैं। अब अगला देखते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद को 3 भागों में बांटा गया है, सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, दूसरा क्या होता है, अर्धमात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, सममात्रिक छंद और एक होता है विषम मात्रिक छंद। एक होता है विषम
मात्रिक छंद। ठीक, एक होता है सममात्रिक छंद, एक होता है अर्धमात्रिक छंद, और एक होता है विषम मात्रिक छंद। एक क्या होता है विषम मात्रिक छंद। ठीक, फिर से बता देता हूं, मात्रिक छंद के बारे में पढ़ रहे हैं तो मात्रिक छंद क्या होता है, 3 भागों में बांटा गया है, एक समान मात्रा, एक अर्ध सम मात्रा और एक विषम मात्रा। तो समान मात्रिक छंद में सबसे पहले होता है चौपाई, दूसरा होता है रोला, तीसरा होता है गीतिका और चौथा होता है हरि गीतिका। ठीक, तो सममात्रिक छंद किसे कहते हैं, जिसमें क्या होते हैं ऐसे वर्ण जिसके क्या होते हैं मात्राएं क्या होती है समान होती है। ऐसे वर्ण क्या आते हैं जिनकी मात्राएं क्या होती है समान होती है, उसे सममात्रिक छंद कहते हैं, उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। जिसमें क्या होते हैं मात्राओं की संख्या जो होगी 16 होती है ना। इसमें सभी चरण, इसके तो सभी चरण की जो मात्राएं होगी, इसमें जो सभी चरण की जो मात्रा होगी वो सभी चरण की जो मात्रा क्या हो जाएगी 16 होती है। सभी चरण की जो मात्राएं हो जाती है सभी चरण की जो मात्राएं हो जाती है वो 16 हो जाएगी, 16 होती है, उसको बोलेंगे चौपाई। और सभी चरण की मात्रा मतलब सभी चरण क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं प्रथम चरण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। ठीक, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण में सबके जो लघु और गुरु की मात्रा, लघु और गुरु की मात्रा क्या होगी समान होगी। लघु और गुरु की मात्रा समान होगी और लघु और गुरु की संख्या क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। ठीक, तो चौपाई की परिभाषा क्या बोलना कि किसी भी कविता में जो चौथा चरण, किसी भी कविता में चारों चरण की मात्राएं क्या होगी समान होती है, तथा लघु और गुरु की मात्रा भी क्या होती है समान होती है, और लघु और गुरु की मात्रा क्या होती है 16 होती है। उसे क्या कहते हैं चौपाई कहते हैं, उसे क्या कहते हैं चौपाई कहते हैं। अगला पढ़ते हैं रोला। रोला में जो मात्राएं लघु और गुरु की संख्या बोल सकते हैं, ये मात्राओं की संख्या जो होती है वो 24 होती है। लघु या गुरु की जो मात्राएं की संख्या क्या होती है 24 होती है। लघु या गुरु की मात्राओं की संख्या क्या होती है 24 होती है। ठीक, और 24 होती है, पहला हो जाएगा, और वो क्या होगा सममात्रिक छंद हो जाएगा। एग्जाम्पल बताने का समय नहीं है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल बताने जाएंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा, कम से कम बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। इसलिए एग्जाम्पल आपको बनाने की कोशिश करना, और यही और मात्राओं को गिनने की कोशिश करना। अभी मैं आप लोगों को मात्रा गिनना सिखाऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो रोला में क्या बना है, रोला में लघु और गुरु की संख्या क्या होगी बराबर हो जाएगी, चारों चरण बराबर हो जाएंगे, और चारों चरण की जो मात्रा हो जाएगी वो 24 हो जाएगी। चारों चरण की जो मात्रा हो जाएगी वो 24 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से बताता हूँ, रोला में क्या होगा, रोला में लघु और गुरु की संख्या समान होती है, इसलिए इसको सममात्रिक छंद बोलते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा चारों चरण की संख्या क्या होगी बराबर हो जाएगी, और लघु और गुरु की संख्या जो हो जाएगी वो 24 हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे रोला बोलेंगे। तीसरा देखते हैं गीतिका। गीतिका में जो मात्राओं की संख्या होती है या लघु और गुरु की जो संख्या होती है वो क्या होती है 26 होती है। ठीक है, वही सेम कंडीशन, गीतिका लघु और गुरु की संख्या जो होती है वो 26 होती है। ठीक, हरि गीतिका में क्या होती है, हरि गीतिका है ना, हरि गीतिका में क्या होती है 28 मात्राएं होती हैं। हरि गीतिका में क्या होती है लघु और गुरु की जो मात्राएं होती है वो 28 होती है, लघु और गुरु की जो मात्राएं होती है वो 28 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, लघु और गुरु की जो मात्रा होती है वो 28 होती है। ठीक, और चारों चरण की जो मात्रा क्या हो जाएगी, ये क्या है समझ में आया फ्रेंड्स, तो गिनते नहीं है पर 1 1 1 S 1 1 ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये है ये फ्रेंड्स, ये मात्रा वही मात्रा है, ये मात्रा वही मात्रा है। अब देखते हैं अर्धमात्रिक छंद देखते हैं, तो अर्धमात्रिक छंद में सबसे पहले होता है दोहा। अर्धमात्रिक छंद में सबसे पहले होता है दोहा, जिसमें प्रथम और तृतीय मात्रा देखते हैं, और द्वितीय और चौथे चरण देखते हैं। सॉरी, अब अगला देखते हैं अर्धमात्रिक छंद में दोहा। ठीक है,
सममात्रिक छंद की समझ में आया फ्रेंड? सममात्रिक छंद ऐसे छंद होंगे जिसमें लघु और गुरु की संख्या बराबर होती है, सभी चरण बराबर होते हैं और उनकी संख्या इतनी इतनी होती है। ठीक, तो चौपाई में 16 संख्या होती है, 24 होती है, गीतिका में 26 होती है, हर एक गीतिका में क्या होती है 28 होती है, हर एक गीतिका में क्या होती है 28 होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं अर्धमात्रिक छंद। अर्धमात्रिक छंद में क्या होते हैं, दोहा पढ़ते हैं सबसे पहले। दोहा एक अर्धमात्रिक छंद है। तो दोहा में अर्धमात्रिक छंद में क्या हो जाएगा, पहले और तीसरे चरण, पहला और तीसरा चरण, पहला और तीसरा चरण में 13 मात्राएं होंगी। ठीक, पहला और तीसरा चरण में 13 मात्राएं होंगी और दूसरा और चौथा चरण में क्या हो जाएंगे 11 मात्राएं होंगी। ठीक, फिर से बता देता हूं, लघु और गुरु की संख्या कितनी हो जाएगी, पहले और तीसरे चरण में क्या होगी 13 हो जाएगी और दूसरे और चौथे में लघु और गुरु की संख्या कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। ठीक, दूसरा देखते हैं सोरठा। दूसरा देखते हैं सोरठा। सोरठा दोहा का उल्टा है फ्रेंड्स। सोरठा क्या होगा, दोहा का उल्टा है, मतलब पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हो जाएंगी और दूसरे और चौथे चरण में क्या हो जाएगी 13 मात्राएं हो जाएंगी। फिर से बता देता हूं, सोरठा क्या होती है, दोहे का उल्टा है। सोरठा क्या है, दोहे का उल्टा है। ठीक, सोरठा क्या है, दोहे का उल्टा है। तो पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में क्या हो जाएंगी 13 मात्राएं हो जाएंगी। क्या हो जाएगी 13 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बरवे छंद। बरवे छंद में क्या होता है, बरवे छंद में मात्राएं की संख्या 12, मतलब पहले और तीसरे चरण में 12 हो जाएगी और दूसरे या चौथे चरण में क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी और दूसरे और चौथे चरण में क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। दूसरे और चौथे चरण में क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक, तो बरवे में क्या होता है, बरवे में पहले और तीसरे चरण में 12 हो जाएगी, दूसरे और चौथे चरण में 7 हो जाएगी। चौथा देखते हैं उल्लाला। उल्लाला, ठीक, ठीक, उल्लाला। उल्लाला में पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं हो जाएंगी, पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं हो जाएंगी और दूसरे और चौथे चरण में क्या हो जाएगी 13 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक, दूसरे और चौथे चरण में क्या हो जाएगी 13 मात्राएं हो जाएंगे। फिर से पढ़ लेते हैं। अर्धमात्रिक छंद में क्या पढ़े हैं, दोहा छंद, सोरठा, बरवे और उल्लाला। ठीक, तो दोहा में क्या हो जाएगी 13 और 11 मात्राएं हो जाएंगी, सोरठा में 11 और 13 हो जाएगी, बरवे में 12 और 7 हो जाएगी और उल्लाला में 15 और 13 हो जाएगी। ये क्या है, पहले और तीसरे चरण है, ये दूसरा और चौथा चरण, दूसरा और चौथा चरण। ठीक, जितना मैं पढ़ा हूं फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन पूछता है कि चौपाई में कितने मात्राएं होती हैं या चौपाई में लघु और गुरु की संख्या कितनी होती है, यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, यह एक एग्जाम्पल दे देगा, उसको पहचानो कि उसमें क्या होगा, कि चौपाई है कि दोहा है कि बरवे है कि गीतिका है। ठीक, एक एग्जाम्पल दे दिया रहेगा। जनरली यही क्वेश्चन पूछता है कि सममात्रिक छंद कौन कौन सा है, तो चौपाई क्या है, सममात्रिक छंद है। और सममात्रिक छंद में क्या होगा, दोहा हो जाएगा। अब पढ़ते हैं विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में कुंडलियां, ठीक, कुंडलियां, पहला कुंडलियां होता है और दूसरा जो होता है वो छप्पा होता है। कुंडलियां में क्या होगा, दोहा और रोला। कुंडलियां में क्या होगा, दोहा की जो मात्रा होगी 13 और 11, ये जो होता है विषम मात्रिक छंद जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वो 8 सेंटेंस, मतलब 8 सेंटेंस के होते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े सी गुरुचरण सरोज निधि मन मुकुट सुधारी बर्नो लक्ष्मी भुवनेश्वर शुरू 2000 जो 2 सेंटेंस में बन जा रहा है ना, ऐसे ना विषम मात्रिक छंद में वो 8 के रूप में 8 पद में विभक्त होते हैं, वो 8 से ज्यादा विभक्त होते हैं। जैसे कि 4 उसका हो जाता है, 4 उसका, 8 पद में विभक्त होते हैं। ठीक है, छप्पा में क्या होगा, रोला और उल्लाला, रोला और उल्लाला हो जाएगा। ठीक, ठीक है फ्रेंड, तो मात्रिक छंद कौन 3 भागों में बांटते हैं, सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में क्या बांटे हैं, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका।
ठीक। अर्धमात्रिक छंद में दोहा, सोटा, बरवे और उलाला। विषममात्रिक छंद में कुंडलियां और छप्पे, है ना, कुंडलियां और छप्पे। चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। पवन तनय संकट हरण, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरदू, हृदय बसु सुरदू। ये देखते हैं, ये देखना है कि दोहा है कि सोटा है कि बरवा है कि उल्लाला है। ठीक। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरदू। चलो गिनते हैं। पवन में एक मात्रा होगा तो 1 2 3। ठीक। तनय में 1 2 3। ठीक। संकट में 2 मात्रा दिख रहा है, एक अंक की मात्रा और एक ये की मात्रा, तो गुरु 1 2। ठीक। और 3 3 6 7 8 9 10। ठीक। 11 12 और 13। तो प्रथम चरण में कितने मात्रा है? प्रथम चरण में 13 मात्रा है। प्रथम चरण में 13 मात्रा है फ्रेंड्स। प्रथम चरण में 13 मात्रा किसमें होता है? अर्धमात्रिक छंद में होता है। और अर्धमात्रिक छंद में किसमें होता है? दोहा में होता है। अगला देखते हैं, ये गुरु 1 2 1 गुरु 1 है ना, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक। ये हो जाएगा 11 मात्रा। द्वितीय चरण में कितनी मात्रा है? 11 मात्रा है। मतलब प्रथम चरण में हम 13 मात्रा किसमें देखे थे फ्रेंड? दोहा में देखे थे। ठीक। और द्वितीय चरण में कितने मात्रा है? 11। तो 11 मात्रा किसमें देखे थे फ्रेंड? अलग दोहा में देखे थे। मतलब 2 2 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक फ्रेंड्स। मतलब ये किसका एग्जाम्पल है? ये किसका एग्जाम्पल है? दोहा का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है? दोहा का एग्जाम्पल है। ठीक। तो देखते हैं दोहा का एग्जाम्पल क्या पढ़े। प्रथम चरण में 13 मात्रा देखे तो प्रथम चरण और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में कितने कितने मात्रा हो जाएंगी? 13 मात्रा हो जाएगी। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में, द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितने मात्रा हो जाएगी? 11 मात्राएं हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा? दोहा कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? दोहा कहलाएगा। ऐसे सबके एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, सबके एग्जाम्पल। लेकिन सबका एग्जाम्पल बताते बताते वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं एग्जाम्पल को स्किप कर दिया हूँ। बना के देखना फ्रेंड, जितने जो चरण ये मात्राएं जो हैं ऐसी आएंगी तो समझ जाना क्या हो जाएगा, इस प्रकार का छंद है। ठीक है। तो इसको पढ़ते कैसे फ्रेंड? देखो सिंपल तरीके से हम क्या पढ़ते हैं? पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरदू। इसको पढ़ने का तरीका देखो। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरदूब। रे तुलसी हृदय बसु सुरदूब। इस टाइप का पढ़ा जाता है किसी भी चरण को। इसी को क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड। छंद यहाँ समाप्त हो जाता है। छंद को ऐसे सिंपल तरीके से पढ़ना फ्रेंड। कहीं क्वेश्चन ये पूछेगा कि कितने मात्रा होते हैं चौपाई में, सममात्रिक छंद है कि नहीं है। ठीक। जैसे दोहा पूछ देगा तो दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में कितने मात्रा होती है, और दूसरी चौथा चरण में कितने मात्रा हो जाएगी, सोठा में कितनी होती है, उलाला में कितनी होती है। सममात्रिक छंद से क्वेश्चन नहीं पूछता फ्रेंड जनरली, इसका एग्जाम्पल बहुत बड़ा होता है। ठीक है फ्रेंड। आज छंद की क्लास यही समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड।